यह कहानी बलदेवपुर गांव की है, जहां सर्दियों का मौसम अपने चरम पर था। चारों ओर घना कोहरा छाया हुआ था। ठंडी हवा के झोंके शरीर को कंपा देने वाले थे और हवा में सर्दी का एहसास हर सांस के साथ महसूस हो रहा था। गांव के चौपाल पर कुछ बुजुर्ग और नौजवान अलाव के पास बैठे थे। जलती लकड़ियों की मध्यम आवाज और आग की तपिश उन्हें सर्दी से राहत दे रही थी। इस बार तो ठंड बहुत बढ़ गई है भाई। खेतों में काम करना मुश्किल हो गया है और अभी तो सर्दी का सबसे मुश्किल समय आना बाकी है। हाँ, सही कहा। पिछली रात तो कांपते हुए सोने में गुजारी। अगर ये ठंड ऐसे ही रही तो बहुत मुश्किल होगी। पता नहीं इस बार किसका क्या होगा, कुछ कह नहीं सकते। घर पर तो लकड़ी भी खत्म हो रही है। पता नहीं इस बार सर्दी का सामना कैसे करेंगे। ये सर्दी हर साल गरीबों की हालत खराब कर देती है। इसी गांव में नवीन का एक छोटा सा परिवार रहता था। परिवार में उसकी बूढ़ी माँ सुमित्रा और उसकी पत्नी कृति थी। तीनों इस कड़कड़ाती ठंड में आग के पास बैठे थे। लकड़ियों से उठती हल्की हल्की चिंगारियां और जलती आग की तपिश उन्हें ठंड से बचा रही थी। नवीन, ये ठंड अब सही नहीं जा रही। शरीर में तो जैसे बर्फ जम रही है। क्या होगा अगर ये और बढ़ गई तो? हाँ कृति, हर साल ऐसी सर्दी नहीं होती थी। इस बार तो जैसे ठंड का कहर है। लकड़ी भी खत्म हो रही है। ठंड का ऐसा असर पहली बार देख रही हूँ। ये ना जाने यह कब खत्म होगी। हम कितने दिन और इस ठंड को झेल पाएंगे। आप सही कह रही हैं माँ। इस बार तो हड्डियां तक टूटने लगी हैं। रात को सोना भी मुश्किल हो गया है। लगता है अब तो ये ठंड हमें ले डूबेगी। क्या करें कृति, बाहर काम करना भी मुश्किल हो रहा है। जब सर्दी होती है तो कोई भी खेत में काम करने नहीं आता। घने कोहरे और ठंडी हवाओं के बीच नवीन नंगे हाथों से काम कर रहा था। उसकी उंगलियां सुन्न हो गई थीं और चेहरा लाल पड़ गया था। फिर भी वह काम करता जा रहा था। हे भगवान, ये ठंड तो जान ले लेगी। हाथ जैसे जड़ हो गए हैं, लेकिन घर चलाने के लिए काम करना ही पड़ेगा। कौन सुनेगा हमारी मजबूरी। तभी ठाकुर साहब खेत में आते हैं। उनके चेहरे पर कठोरता और आंखों में लालच झलकता है। वह दूर से ही चिल्लाते हैं, अरे ये क्या आलस हो रहा है। हाथ रोके क्यों खड़ा है। इतनी धीमी रफ्तार से काम करेगा तो तुझे क्यों रखूं यहाँ। ठाकुर साहब, ठंड बहुत ज्यादा है। उंगलियां काम नहीं कर रही, सारा शरीर कांप रहा है। ठंड वंड का बहाना मत बना। तेरी हालत से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर काम नहीं कर सकता तो घर बैठो। यहाँ कामचोरों के लिए जगह नहीं है। जल्दी हाथ चला। ठाकुर साहब, मैं अपनी पूरी ताकत लगा रहा हूँ, लेकिन ये सर्दी अब हड्डियों में चुभ रही है। थोड़ा समय दे दीजिए, हाथ गर्म कर लूं। तुझे अपने हाथ गर्म करने की फिक्र है और मुझे अपने खेत का नुकसान देखना पड़ रहा है। अगर यहाँ काम नहीं कर सकता तो तेरी जगह लेने वालों की कोई कमी नहीं है, समझा। नवीन सिर झुकाकर चुपचाप फिर से काम में लग जाता है। उसके चेहरे पर दर्द और लाचारी साफ झलक रही थी, लेकिन पेट की आग उसे हर तकलीफ सहने पर मजबूर करती है। काम खत्म करके थका हारा नवीन घर की ओर चल देता है। ठंडी हवाएं और भी बढ़ चुकी थीं और उसका शरीर बहुत थक चुका था। नवीन भाई, आप तो लग रहे हो जैसे बर्फ में फंसे हो। आओ हमारे पास बैठो, यहाँ थोड़ी गर्मी मिल जाएगी। नहीं भाई, मुझे तो बस घर पहुंचना है। काम करके थक गया हूँ। तुम सच में बहुत थके हुए लग रहे हो। आओ थोड़ी देर बैठो, हमें भी तुमसे बात करनी है। ये ठंड सभी को परेशान कर रही है। लेकिन कब तक इसी तरह से दिन गुजरेंगे। घर में सब चिंतित हैं। ठंड ने तो सबकी हालत खराब कर दी है। तुम सही कहते हो, ठंड और गरीबी ने सबको बहुत तोड़ा है। लेकिन उम्मीद मत छोड़ो नवीन भाई, एक दिन सब कुछ बदल जाएगा। ठीक है दोस्तों, मुझे अब घर लौटना चाहिए।
तुम्हारे साथ बैठकर अच्छा लगा। भगवान का आशीर्वाद तुम लोगों पर बना रहे। तुम भी ध्यान रखना नवीन भाई। अरे नवीन, तुम आ गए। देखो, माँ की तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही। ठंड के कारण उनका शरीर कांप रहा है। क्या हुआ माँ को? सुबह तक तो ठीक थी। कुछ नहीं बेटा, यह ठंड मेरी बूढ़ी हड्डियों को अब सहन नहीं होती। लेकिन चिंता मत करो, मैं ठीक हो जाऊंगी। ठीक कैसे होंगी माँ? घर में ना ढंग के कपड़े हैं ना अच्छी रजाई। ठंड में रहना मुश्किल हो गया है। तुम ठीक कह रही हो कृति, लेकिन हमारी हालत ऐसी नहीं है कि नई रजाई ले आऊं। मेरे पास तो लकड़ी तक खरीदने के पैसे नहीं है। कुछ तो करना पड़ेगा। नवीन, अगर माँ की तबीयत और बिगड़ गई तो क्या करेंगे? मैं गांव के ठाकुर साहब से कुछ पैसे उधार मांगने की कोशिश करता हूँ। पहले माँ की हालत संभालनी होगी। बेटा, ठाकुर साहब के आगे झुकने की जरूरत नहीं है। भगवान पर भरोसा रख, यह ठंड भी निकल जाएगी। माँ, हमें आपकी सेहत का ख्याल रखना है। नवीन, मैं रसोई में जाकर गर्म पानी करती हूँ, शायद इससे कुछ आराम मिले। ठीक है कृति, मैं भी ठाकुर साहब से बात करने का रास्ता देखता हूँ। माँ, आप चिंता मत करो, सब ठीक हो जाएगा। अरे नवीन, इस समय क्या बात है? कोई काम होगा, बोलो। ठाकुर साहब, मेरी माँ की तबीयत बहुत खराब है। ठंड के कारण उनकी हालत बिगड़ गई है। मेरे पास दवाई खरीदने के पैसे नहीं हैं। मैं आपसे उधार मांगने आया हूँ। नवीन, तुम जानते हो कि मैं बिना गिरवी रखे उधार नहीं देता। तुम्हारे पास गिरवी रखने के लिए क्या है? तुम्हारा तो कोई खेत भी नहीं है। ठाकुर साहब, मेरे पास खेत तो नहीं है, लेकिन मेरा एक छोटा सा घर है। मैं वही गिरवी रखने को तैयार हूँ। बस माँ की जान बचाने के लिए थोड़े पैसे चाहिए। तो तुम अपना घर गिरवी रखना चाहते हो? जान लो, अगर समय पर पैसे नहीं लौटाए तो तुम्हारा घर मेरे नाम हो जाएगा और तब तुम्हारे पास रहने के लिए भी जगह नहीं बचेगी। ठाकुर साहब, मुझे कोई और रास्ता नहीं दिख रहा। आप जो भी शर्त रखें मैं मानने को तैयार हूँ। बस मेरी माँ के लिए ये पैसे दे दीजिए। ठीक है नवीन, तुम्हारा घर अब मेरे पास गिरवी है। मैं तुम्हें पैसे दे रहा हूं, लेकिन याद रखना, ब्याज भी जोड़कर लौटाना होगा। नवीन पैसे लेकर भारी मन से घर की ओर चल पड़ता है। वह बाजार से अपनी माँ के लिए रजाई और दवाई लेकर लौट आता है। ठंड में थके हुए कदमों के साथ वह जल्दी जल्दी घर की ओर बढ़ता है। नवीन, क्या हुआ? इतनी देर लगा दी। ठाकुर साहब ने पैसे दिए? हाँ कृति, लेकिन इसके बदले मुझे अपना घर गिरवी रखना पड़ा। अब ठाकुर साहब के पैसे चुकाने तक ये घर भी हमारा नहीं रहेगा। घर गिरवी रख दिया नवीन, ये तो बहुत बड़ा खतरा है। अगर पैसे नहीं चुकाए तो हम कहाँ जाएंगे? कृति, मैं जानता हूँ, लेकिन माँ की जान बचाने के लिए मुझे ये करना पड़ा। मैं दिन रात मेहनत करूंगा और ये कर्ज उतार दूंगा। मैं माँ के लिए दवाई और रजाई लाया हूँ, साथ में आटा और दाल भी है। तुम जल्दी से खाना बना लो, फिर माँ को खिलाकर दवाई दे देना। उनकी सेहत को लेकर हमें कोई लापरवाही नहीं बरतनी चाहिए। अगली सुबह तेज बारिश हो रही थी और ठंड अपने चरम पर थी। बारिश की बूंदों के साथ बहती ठंडी हवाएं हर चीज को जमा देने पर तुली थी। नवीन और कृति घर के दरवाजे के पास खड़े होकर बाहर हो रही बारिश को देख रहे थे। नवीन सोच रहा था कि इस मौसम में काम पर जाना नामुमकिन है, लेकिन मन में यह भी चिंता बार बार उठ रही थी कि अगर ऐसा ही चलता रहा तो घर का गुजारा कैसे होगा। नवीन, ये बारिश तो थमने का नाम ही नहीं ले रही। ठंड भी बढ़ती जा रही है। ऐसे में काम पर कैसे जाना होगा? काम पर न जाऊं तो घर का खर्च कैसे चलेगा? बारिश और ठंड की परवाह किए बिना जाना तो पड़ेगा। लेकिन इतनी ठंड में बाहर जाना ठीक होगा? कल का दिन देख लेते हैं। ठंड का क्या करें कृति, पेट तो हर दिन भरना पड़ता है। मुझे अभी ही निकलना होगा, वरना देर हो जाएगी। कम से कम बारिश थमने का इंतजार तो कर लो।
ऐसे में बीमार पड़ गए तो और मुश्किल होगी। बीमार पड़ने का समय नहीं है कृति। ये मौसम चाहे जैसा भी हो, काम पर तो जाना ही पड़ेगा। इतना कहकर नवीन तेज बारिश और ठंडी हवाओं के बीच काम पर जाने के लिए निकल पड़ता है। तेज बारिश और सर्द हवाओं के बीच नवीन खेत में काम कर रहा था। कपड़े पूरी तरह भीग चुके थे और ठंड से उसके हाथ कांप रहे थे। बावजूद इसके परिवार की जिम्मेदारी ने उसे काम करने से नहीं रोका। अगले दिन भी मौसम ने राहत नहीं दी। तेज बारिश और ठंडी हवाओं का सिलसिला जारी था। नवीन सुबह ही खेत में पहुंच गया। कपड़ों पर पिछली रात का गीलापन अभी भी महसूस हो रहा था, लेकिन उन्हें सुखाने का समय कहाँ था। भाभी जल्दी से खेत पे चलो, नवीन भाई को कुछ हो गया है। क्या हुआ आदित्य? वो तो थोड़ी देर पहले ही खेत को गए थे। सब ठीक तो है? बारिश में काम करते करते अचानक बेहोश हो गए हैं। लगता है ठंड से उनकी हालत खराब हो गई है। जल्दी चलिए। हे भगवान, मेरे नवीन को कुछ मत होने देना। कृति जल्दी से आदित्य के साथ खेत की ओर दौड़ पड़ी। नवीन खेत पर बेसुध पड़ा था। कृति उसके पास जाकर घुटनों के बल बैठ गई और जोर जोर से पुकारने लगी। नवीन, आंखें खोलो, मैं यहाँ हूँ। देखो मैं आ गई, आंखें खोलो नवीन। लेकिन नवीन के शरीर में कोई हरकत नहीं थी। आदित्य ने उसकी नब्ज टटोलने की कोशिश की। उसकी आंखों में चिंता और घबराहट थी। भाभी ये अब नहीं रहे। कृति के कानों में आदित्य की आवाज गूंज उठी। नहीं, ये झूठ है। नवीन उठो, तुम मुझे छोड़कर नहीं जा सकते। आदित्य ने उसे सांत्वना देने की कोशिश की, लेकिन कृति बार बार यही कहती रही। नवीन, तुमने वादा किया था कि हमारे परिवार को संभालोगे। तुम हमें इस तरह छोड़ के नहीं जा सकते। उठो नवीन, उठो। रसात के बीच उस खेत में नवीन की मौत ने कृति की दुनिया उजाड़ दी थी। वह पूरी तरह टूट चुकी थी। नवीन की मौत की खबर जब उसकी बूढ़ी और बीमार माँ सुमित्रा को पता चली, तो वह यह सदमा बर्दाश्त नहीं कर पाई। उनके कमजोर दिल पर ऐसा बोझ बना जिसे वह सहन नहीं कर सकी, और वह भी चल बसी। कृति के लिए यह क्षण असहनीय था। एक ही दिन में उसने अपने जीवन के 2 सबसे बड़े सहारे खो दिए थे। इस साल की ठंड और बरसात ने कृति से उसके नवीन और उसकी सास को छीन लिया था।